हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3, इस चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो ये इसका लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 में हमने आपके साथ डिस्कस करा था कि एक्सेस डिमांड क्या है, उसके बारे में डायग्रामेटिक और रीजंस, इम्पैक्ट, पूरा टॉपिक हमने वो डिस्कस करा। इसके बाद हमने पार्ट 2 में आपके साथ डेफिसिट डिमांड डिस्कस करा कि डेफिसिट डिमांड क्यों होती है, क्या होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। अब आपके पास इसका पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंट्री के अंदर इस तरीके का डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, लाइक इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, दोनों ही इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है। हर कोई इकोनॉमी यही चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम यानी स्टेबल सिचुएशन में रहे, ना तो इन्फ्लेशन रहे ना डिफ्लेशन रहे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, यानी कि दोनों की दोनों डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किन मेजर्स का इस्तेमाल करा जाता है जिससे हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ पाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया है। आप जब पूरा टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तब आप ये चार्ट जरूर बनाइए समझने के बाद। लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं कि कंट्रोल जो मेजर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, यानी दो पॉलिसीज का इस्तेमाल करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अपने देश को इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए। पहली है फिस्कल पॉलिसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। दूसरी पॉलिसी है डियर मॉनेटरी पॉलिसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर जो आपके पास आरबीआई है, यानी आरबीआई के कंट्रोल के तहत इस पूरी पॉलिसी को अप्लाई करा जाता है और इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यानी टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है जिसकी मदद से आपके पास पूरा कंट्रोल किया जाता है। हाँ देखिए, ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल इन्फ्लेशन खत्म कर पाएंगे या फिर बिल्कुल डिफ्लेशन खत्म कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इन टूल्स का इस्तेमाल कर गवर्नमेंट इतना जरूर कर देती है कि अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है या बहुत ज्यादा डिफ्लेशन चल रहा है तो उसे इक्विलिब्रियम की तरफ मोड़ देती है, इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करती है। तो दो पॉलिसीज है मेन जिनका इस्तेमाल करा जाता है और एग्जाम में कई बार स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन फिस्कल पॉलिसी या एक्सप्लेन मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है और उसके अंदर कौन से टूल्स आते हैं वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पॉलिसी का इस्तेमाल करती है दैट इज अ फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई के कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो आरबीआई टूल्स इस्तेमाल करती है, उसको बोला गया है मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों? बिकॉज अगर आप फिस्कल वर्ड की बात करोगे तो वो खर्चे और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट अपने पार्ट पर अपनी इकोनॉमी के लिए खर्च भी करती है और टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू भी अर्न करती है। और अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर इसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई पे कंट्रोल करती है, यानी मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाना या कम करना, यानी इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल होगा लोगों को या नहीं होगा, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। बिकॉज आपको पता है कि जो करेंसी प्रिंट करने का राइट है वो आरबीआई के पास है, राइट, विद द आप कह सकते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। तो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दो टूल्स का इस्तेमाल करती है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी और रेवेन्यू पॉलिसी। यानी जो खर्चे गवर्नमेंट करती है रोड बनाने पर, फ्लाईओवर, रेलवे, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब चीजों पे जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, ऑब्वियसली डियर अगर किसी का भी खर्चा होता है तो दूसरे की इनकम बन जाती है। यानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से जो एक्सपेंडिचर करेगी वो ऑब्वियसली इन सब चीजों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा। फ्लाईओवर बनेंगे, रोड बनेंगे तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर हॉस्पिटल, स्कूल बनेंगे तो बनते वक्त रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी आप कह सकते हैं बनते वक्त इनकम जनरेट हुई। और साथ ही साथ जब इन हॉस्पिटल्स में, इन स्कूल्स में, इन जगहों पर जो वर्कर्स काम करेंगे, जो इंप्लॉइज काम करेंगे, उनको भी लगातार इंप्लॉयमेंट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स को कम या ज्यादा कर गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे करेगी वो हम अभी आपको बताएंगे। दूसरा फिस्कल पॉलिसी का टूल है रेवेन्यू पॉलिसी, यानी टैक्स। आपको पता है गवर्नमेंट समय समय पर, क्योंकि हर साल जो है टैक्सेशन पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव करती है, गवर्नमेंट कर सकती भी है, तो जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर भी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करती है। सबसे पहले एक ओवरव्यू मॉनेटरी पॉलिसी का देने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन्फ्लेशन एक्चुअली है क्या, डिफ्लेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो है चीजों के प्राइसेस बढ़ना, और ये हम पढ़ चुके हैं कि चीजों के प्राइसेस कब बढ़ते हैं, जब लोगों की डिमांड ज्यादा होती है। अच्छा, लोगों की डिमांड कब ज्यादा होगी? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है,
देखिए पूरा लिंक चल रहा है। इन्फ्लेशन मींस चीजों के प्राइस इंक्रीज होना। चीजों के प्राइस तब इंक्रीज होंगे जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तब होती है जब लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा होती है। लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। अब जिस भी तरीके से अगर गवर्नमेंट या आरबीआई इस मनी सप्लाई को रिड्यूस कर पाएगी, वही टूल बनेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, राइट। अब दूसरी पॉलिसी है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई अपनाती है। उस पॉलिसी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम पढ़ेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रेशो। और क्वालिटेटिव में हम पढ़ेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुइशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो एक एक करके हम ये सारे रीड करते हैं और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर इनका इंपैक्ट भी देखते हैं, इनका मीनिंग भी देखते हैं। पर ये आपका ओवरव्यू है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमने ऐसे एक आपके पास टेबल बना लिया है जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। हाँ, आपने प्रॉपर एक फैक्टर का नाम लिखना है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिख रही है, लेकिन अगर हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिससे हम फटाफट से इस चैप्टर को गो थ्रू कर सके, तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो यहां हमने लिखी है फैक्टर्स या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब देखिए सबसे पहले है फिस्कल पॉलिसी, दैट इज बेसिकली यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें दो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस। अभी हमने आपको क्लियर करा इन्फ्लेशन मींस चीजों के प्राइस इंक्रीज होना। चीजों के प्राइस तब इंक्रीज होते हैं जब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होती है। ये इसलिए है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करा जाए, इसका मतलब हमें मनी सप्लाई कम करनी है लोगों के पास, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को क्या कर दे, गवर्नमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने खर्चे कम कर दे। अगर कम करेगी खर्चे तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे यानी एग्रीगेट डिमांड धीरे 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 कम होने लगेगी। और जब डिमांड कम होने लगेगी तो चीजों के प्राइस भी अपनी जगह आने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इन्फ्लेशन के केस में डिक्रीज कर देगी। हम पूरा पहले आपको इन्फ्लेशन का बताएंगे, फिर सेम डिफ्लेशन का बताएंगे। ऐसे तो आप चाहें तो साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए टैक्सेस में क्या होगा, टैक्सेस को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, पहले से ही प्राइसेस बढ़े हुए हैं, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है ना, मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास इनकम ज्यादा है। तो क्या करें, हम चाह रहे हैं ना कि वो लोग डिमांड कम करें, यानी हम चाह रहे हैं उनके पास जो मनी है वो कम हो जाए। तो गवर्नमेंट टैक्सेस को क्या कर देगी, इस पर्टिकुलर केस में इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज कर देगी। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करेगी, लोगों के पास जो मनी सप्लाई है या मनी होल्डिंग है वो कम हो जाएगी, लोग डिमांड कम करेंगे और कम करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगा। यानी फिस्कल पॉलिसी के सिंपल टूल्स आपको यही कहते हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा है इसलिए लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब हमें उनके हाथ में पैसा कम करना है तो गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग डिक्रीज कर दी और टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उनके पास खर्च करने के लिए इनकम कम बचेगी, गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा। फिस्कल पॉलिसी क्लियर। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी समझने से पहले डिफ्लेशन को भी साथ साथ समझ लेते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, चीजों के प्राइसेस कम है। चीजों के प्राइसेस इसलिए कम है बिकॉज एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से। इसका रीजन ये हो सकता है कि लोगों के पास मनी सप्लाई कम है, यानी लोगों के पास पैसे की होल्डिंग कम है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ये चाहती है ना लोगों के पास पैसा जाए, लोग डिमांड करें, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर देनी चाहिए, इंक्रीज कर देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को एक अच्छी न्यूज मिल जाएगी कि प्राइसेस जो गिर रहे थे वो वापस रिकवर होने लग गए, राइट। सेम दूसरा पॉइंट टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या चाह रही है डिफ्लेशन को हटाने के लिए। डिफ्लेशन तो देखिए बैड सिचुएशन ही है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि डिफ्लेशन प्रोड्यूसर को भी नुकसान करती है। तो टैक्सेस जो है गवर्नमेंट इन दैट पर्टिकुलर केस टैक्सेस रिड्यूस कर देगी। जब लोगों के पास टैक्सेस कम लगेगा तो लोगों के पास खर्च करने के लिए जो इनकम बचती है, जिसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, टैक्सेस पे करने के बाद जो आपकी इनकम होती है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। जब आपकी वो इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे, तो जब आप डिमांड ज्यादा करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे चीजों के प्राइस वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और स्टेबल सिचुएशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आई होप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में आपको फिस्कल पॉलिसी क्लियर हो गई होगी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मींस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट इन रेलवे,
flyovers, buildings, school, colleges, hospitals, etc. That particular spending is decreases in the case of inflation and increases in the case of deflation. आप अगर एक भी समझ लेंगे ना ध्यान से तो डिफ्लेशन का बिल्कुल रिवर्स होता है, बिल्कुल रिवर्स होता है. टैक्सेस एक वो पर्टिकुलर पेमेंट है, एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल्स और फर्म से रिकवर करती है, और इन दैट पर्टिकुलर केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम हो. और ऑब्वियसली डिफ्लेशन में उल्टा. ये हो गई आपकी फिस्कल पॉलिसी. देन मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आपके पास आरबीआई के द्वारा अप्लाई करी जाती है. तो उसमें सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, फिर क्वालिटेटिव पढ़ेंगे. क्वांटिटेटिव में हमारे पास 3 है. बैंक रेट. व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स मनी टू कमर्शियल बैंक. मतलब बैंक रेट वो परसेंटेज है, लोन की परसेंटेज आप समझ लो, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक उधार देती है कमर्शियल बैंकों को. सेंट्रल बैंक उधार देती है कमर्शियल बैंकों को. अब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के पीछे रीजन ये है चीजों के प्राइस ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है. लोगों के पास पैसा इसलिए ज्यादा है क्योंकि बैंक लोन आसानी से दे रहा है ना. ऐसा मान के चल सकते हैं, बैंक लोन आसानी से दे रहा है. बैंक लोन आसानी से इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको सेंट्रल बैंक से आसानी से मिल रहा होगा, आप ये कह सकते हैं, है ना, समझने के लिए. तो अब हमें क्या करना है, पूरी गेम उल्टी करनी है. हम ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ा देगी. अब अगर सेंट्रल बैंक महंगा लोन देगी कमर्शियल बैंकों को तो कमर्शियल बैंक लोगों को महंगा लोन देंगे. लोगों को जब महंगा लोन मिलेगा तो लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए. आजकल आप अपने आसपास देखेंगे तो हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर कोई बंदा बाहर पढ़ने जा रहा है. रीजन, बैंकों से लोन आसानी से मिल रहा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है इसलिए लोग डिमांड ज्यादा कर पा रहे हैं. तो अगर कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन मिलेगा सेंट्रल बैंक से, राइट, तो और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है. बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये है लॉन्ग टर्म लोन्स और ये है शॉर्ट टर्म लोन्स. ठीक है. तो अगर सेंट्रल बैंकों से कमर्शियल बैंकों ने लॉन्ग टर्म लोन लिया और वो रेट जो है सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दी. अब क्योंकि सेंट्रल बैंक ने वो रेट बढ़ा दी तो कमर्शियल बैंकों को महंगा पड़ेगा, वो लोन महंगा पड़ेगा तो आगे वो लोगों को भी महंगा लोन देंगे. जब लोगों को महंगा लोन मिलेगा तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने के लिए. डिस्करेज होंगे, यही तो हम चाहते हैं. लोन कम लेंगे, लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोग डिमांड कम कर देंगे, राइट. तो इंक्रीज कर देनी चाहिए बैंक रेट अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो. ठीक है डियर. तो बैंक रेट आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से मांगते हैं तो. रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स. तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट नोट बना के रखते हैं तो आपको जल्दी रिमाइंड हो जाता है, और की वर्ड्स अगर आप रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीजों को ग्रास्प करना, क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ मुश्किल लगते हैं याद करने के लिए, राइट. तो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है. सेम रीजन है, इसे भी क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि कमर्शियल बैंकों को लोन महंगे मिले. जब कमर्शियल बैंकों को लोन महंगे मिलेंगे तो वो आगे लोगों को लोन महंगे देंगे. लोगों को लोन महंगे मिलेंगे तो लोग डिस्करेज होंगे डिमांड करने के लिए, यानी लोन कम लेंगे. जैसे कि अगर घर बन रहे हैं, हर जगह घर बन रहा है, लोग पढ़ने जा रहे हैं, जब उनको महंगा मिलेगा तो वो डिस्करेज होंगे, लोग डिमांड कम करेंगे. लोग डिमांड कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा कम होगा तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे. एंड ऑब्वियसली डिफ्लेशन के केस में डियर ये उल्टा होगा, क्योंकि डिफ्लेशन में क्या है, लोगों के पास पैसा कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट कम कर देगी ताकि बैंकों को सस्ते लोन मिले. यानी सेंट्रल बैंक सस्ते रेट पर कमर्शियल बैंकों को लोन देगी. कमर्शियल बैंकों को सस्ते रेट पे मिलेगा तो वो लोगों को भी सस्ते रेट पर बुलाएगी कि भाई आओ हम आपको कम रेट पर लोन देंगे. लोग एनकरेज होंगे लोन लेने के लिए. तो ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग एनकरेज होंगे लोन लेने के लिए. तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लोग डिमांड धीरे धीरे बढ़ाएंगे. और इन केस ऑफ डिफ्लेशन हम यही चाहते हैं कि लोग डिमांड बढ़ाएं. डिमांड बढ़ाएंगे तो प्राइस अपनी स्टेबल सिचुएशन की तरफ मूव करेगा. बिल्कुल सेम रीजन आपको पता है, यहां पर भी यही होगा कि डिक्रीज करना, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म नीड्स का है, मतलब वही है इसमें, राइट. चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी चल रही है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं. क्वांटिटेटिव के अंदर अब थर्ड पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन. देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब जब इन्फ्लेशन है तो लोगों के पास, हमने आपको पूरा लिंक बताया, लोगों के पास पैसा ज्यादा है इसलिए लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं.
डिमांड ज्यादा कर रहे हैं इसलिए चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए अब? गवर्नमेंट क्या करती है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचती है। देखिए, शेयर इशू करना या डिबेंचर इशू करना या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी बेचने का मतलब होता है लोगों से पैसा कंपनी की तरफ खींच कर लाना। तो जब कम गवर्नमेंट जो है अपनी सिक्योरिटीज बेचेगी, इसका मतलब ये होगा कि वो लोगों से जो पैसा है वो अपनी तरफ मंगवा लेगी, उनको शेयर्स दे देगी या उनको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगी, सिक्योरिटी दे देगी, शेयर्स फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनसे पैसा अपने पास मंगवा लेगी और इस तरीके से वो जो एक्सेस सप्लाई है पैसे की उसको कंट्रोल करेगी। देखिए, यही टॉपिक आपके पास मनी सप्लाई कंट्रोल मैकेनिज्म में भी आते हैं। तो आपने जो मनी चैप्टर पढ़ा है उसमें भी यही टॉपिक बनता है कि मनी सप्लाई किस तरीके से कंट्रोल करी जाती है। सेम चीजें आएंगी उसके अंदर, सेम चीजें, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सेल ऑफ सिक्योरिटी करेगी, जिससे आपके पास जो पैसा है लोगों का वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और जो मार्केट के अंदर पैसे की सप्लाई ज्यादा है जिसकी वजह से लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने शेयर बेचेगी, सिक्योरिटी बेचेगी, इससे लोगों का पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, उनके पास जो मनी होल्डिंग है वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब वो डिमांड क्या करेंगे? कम करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस धीरे 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 डाउन होता जाएगा और यही हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चाह रहे हैं, राइट। इन केस ऑफ डिफ्लेशन ऑब्वियसली उल्टा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट क्या करेगी? जितनी भी और कंपनीज हैं उनके शेयर्स खरीदेगी। अब शेयर खरीदने का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा उनको पैसे देना। हमेशा याद रखिएगा, जो भी शेयर खरीद रहा है वो पैसा दे रहा है। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट ने शेयर बेचा था तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा था, यहां पर गवर्नमेंट ने शेयर खरीद लिए मार्केट में, जो भी कंपनीज हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी आपके पास कंपनीज हैं जो शेयर इशू कर रही हैं उनको पैसा प्रोवाइड कर दिया। जब उनको कंपनी पैसा, गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करेगी तो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वो कंपनीज भी खर्च करेंगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे और बढ़ेंगे स्टेबल सिचुएशन की तरफ, राइट। चलिए, इसके बाद फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है, टूल है क्वांटिटेटिव के अंदर। क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में, आपके पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो हम क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर आपके पास 4 हैं। पहला था बैंक रेट, लॉन्ग टर्म लोन्स, रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लोन्स, आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। एक और होता है डियर रिवर्स रेपो रेट, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है उल्टा, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंकों को लोन देती है उस पर्टिकुलर रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, राइट। तो चलिए, अब आपके पास है कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लीगल रिजर्व रेशो कहा जाता है। पहले इन दोनों रेशो को समझते हैं। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको पहले समझाने की कोशिश करती हूँ। कैश रिजर्व रेशो होती है जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास आता है, जितना भी पैसा लोग डिपॉजिट कराते हैं डेली बेसिस पर या फिर एफडी के तौर पर, जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। एफडी समझते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए फिक्स हो जाता है, और एक होता है आपका सेविंग डिपॉजिट, ठीक है ना। तो जितना भी डिपॉजिट आपके पास आया, उस डिपॉजिट का कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है, कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंकों के पास सेफ रखवाना पड़ता है। उसके कई रीजंस हैं। सेंट्रल बैंक ऐसे, मैंने अपने आप को एक रीजन दे रखा है कि कल को अगर कोई बैंक मान लो किसी प्रॉब्लम में आ जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो कम से कम सेंट्रल बैंक के पास थोड़ा सा कस्टडी में पैसा पड़ा हुआ है जिसके थ्रू वो उसके इन्वेस्टर्स को सेव कर सकती है। अब मान लो कोई बैंकों में हमने पैसा जमा कराया, उस बैंक में लूट हो जाती है, तो अब बिल्कुल वो बैंक बर्बाद हो गया, उसके पास पैसा नहीं है कुछ भी, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल कुछ नहीं देगा, मना कर देगा। तो एटलीस्ट कुछ पैसा उसका जो था सेंट्रल बैंक के पास सेव पड़ा हुआ था, तो वो पैसा वो इस्तेमाल करके अपने जो भी जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि एक और आपने फंक्शन शायद पढ़ा हो या शायद ना भी पढ़ा हो कि क्लियरिंग हाउस के तौर पर सेंट्रल बैंक काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज में आपके पास ये टॉपिक आता है वैसे, कि जो कॉल मनी एक बैंक को दूसरे बैंक से कभी कभी उधार लेना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए एसबीआई की एक ब्रांच है, उसको पीएनबी के एक ब्रांच से लोन लेना पड़ गया क्योंकि लोग विड्रॉ बहुत कराने आ गए। तो ऐसे केस में अब पीएनबी ने पैसा तो ले लिया, लेकिन पीएनबी एसबीआई को 2 दिन के अंदर वापस नहीं कर रहा। तब क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक के पास एसबीआई का पैसा पड़ा हुआ है, जो कैश रिजर्व रेशो के थ्रू पड़ा हुआ है, वहां से वो उसके क्लियरेंस पीएनबी बैंक को कर देंगे। तो एक तरीके से इंटर ट्रांजैक्शन ठीक से चलती रहे, सेंट्रल बैंक अपने पास एक प्रपोर्शन रखता है हर कमर्शियल बैंक का, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। यानी जितना भी डिपॉजिट हुआ
ठीक है, उसमें से कुछ प्रपोर्शन बैंक अपने पास रखकर बाकी का सेंट्रल बैंक को भी जमा कराता है। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपए ले लेते हैं, ठीक है जी। और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, जितना डिपॉजिट होता है बैंक के पास उसका कुछ पोर्शन बैंक को अपने पास भी रखना पड़ता है ताकि जो लोग विड्रॉ कराने आ रहे हैं उनको दे सके। जैसे आप समझिए, मान लेते हैं कि 100 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट हुए, तो बैंक को इसका 10% सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना है, या चलिए 20% सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना है। तो 100 में से 20 रुपए सेंट्रल बैंक के पास जमा करा दिए, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। अब बैंक के पास रह गया 80 रुपए, ठीक है, जिसे बैंक लोन के तौर पे लोगों को दे सकता है। लेकिन नहीं, 80 रुपए लोन नहीं देना आपने भाई। अगर लोग डिपॉजिट कराने आ रहे हैं तो लोग विड्रॉ कराने भी तो आते ही है ना डेली बेसिस पर। तो आपको कुछ पैसा लिक्विड रखना है अपने पास ताकि जो विड्रॉ कराने आ रहे हैं उनको आप दे सके। तो मान लीजिए कि आपके पास इसी का ही फेस का 100 रुपए का आपको कहा गया कि 40% जो है वो अपने पास आपने एसएलआर रखना है। तो यहां पर आपने 40 जो है एसएलआर रख लिया अपने पास, यानी 40 रुपए विड्रॉल के रख लिया। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है लीगल रिजर्व रेशो के बाद, यानी सीआरआर के बाद, एसएलआर के बाद, वो जो बैंक है वो लोन के तौर पे लोगों को अवेलेबल करा देते हैं। तो दो चीजें पॉसिबल थी, उन दोनों को एक सेफ्टी पर्पज से सेंट्रल बैंक के पास रखवा लिया, एक अपने पास रख लिया कि भाई जो लोग विड्रॉ कराने आएंगे उनको दे देंगे। ठीक है जी। अब लोन के लिए ये बचे 40 रुपए। अब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब है पहले से ही लोगों के पास पैसा ज्यादा है और हम यही चाहते हैं कि उनको लोन कम मिले। तो अगर हम चाहते हैं लोन कम मिले, हम कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देंगे, मतलब अभी 20 है हम इसको 30 कर देंगे, और एसएलआर और बढ़ा देंगे। यानी ये दोनों चीजें बढ़ा दी जाएंगी जिससे जो रिमेनिंग अमाउंट है लोन का वो कम हो सके। तो आप देख सकते हैं एसएलआर भी इंक्रीज कर दी गई और सीआरआर भी, दोनों चीजें इंक्रीज कर दी गई। तो अगर आप ये इंक्रीज कर देंगे तो लोन के लिए जो पैसा बचेगा वो कम। हम यही चाहते हैं इन्फ्लेशन के केस में कि लोगों को लोन के अमाउंट कम मिले, एंड डिफ्लेशन के केस में उल्टा, हम चाहते हैं कि लोगों को लोन ज्यादा मिले। तो कैश रिजर्व रेशो भी डिक्रीज कर दी जाएगी और एसएलआर भी आपका डिक्रीज कर दिया जाएगा, राइट। अब आपके पास ये हो गया क्वांटिटेटिव मेजर। अब हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, राइट, जिसमें 3 मेजर्स हैं आपके पास। सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन। जनरली आपको पता है कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो लोग सिक्योरिटी आपसे लेते हैं और सिक्योरिटी लोन अमाउंट से एक्स्ट्रा ही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो 1.5 लाख की सिक्योरिटी आपसे मांगे या 2 लाख की सिक्योरिटी आपसे मांगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में एक पहलू तो ये है कि सिक्योरिटी का जो अमाउंट है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन और टर्म्स एंड कंडीशंस। हम इन्फ्लेशन के केस में यही चाहते हैं कि लोग जो लोन उनके पास है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो, क्योंकि लोगों को लोन आसानी से नहीं मिलेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। यही चाह रहे हैं हम लोग, लोगों को लोन आसानी से ना मिले। तो आप बताइए, इन्फ्लेशन के केस में हम चाहते हैं लोगों को लोन आसानी से ना मिले ताकि लोग डिमांड कम करें, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी, यानी जो लोन और सिक्योरिटी के बीच का गैप है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल लोन 1 लाख का है तो आपको 1.5 लाख की सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। अब ये कंडीशन आ गई कि 1 लाख के लोन के लिए आपको 3 लाख की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आपकी बढ़ा दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें ये भी आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो स्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी लोन को लेकर। दैट इज व्हाट मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ऐसे केस में आपके पास ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसे आप कह सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस और साथ ही साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बढ़ा दी जाएंगी ताकि लोग डिस्करेज हो लोन लेने के लिए। एंड डिफ्लेशन में उल्टा, हम यही चाहते हैं कि लोग एनकरेज हो लोन लेने के लिए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाएंगी। तीसरा है मॉरल स्विशन, जिसके अंदर क्या है कि जो आरबीआई है, क्योंकि देखिए सारे बैंक पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते, लाइक कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं वो थोड़ा सा अपना फ्रीडम बेस पर काम करते हैं, तो उनको हम लोग परसुएड करते हैं और प्रेशर डालते हैं। 2 चीजों के कॉम्बिनेशन को मॉरल स्विशन कहा जाता है। परसुएशन का मतलब होता है समझाना, बुझाना और उनको समझाकर एग्री करवाना, और प्रेशर तो आप समझते हैं कि प्रेशर उन पे डाला जाएगा कि देखिए इकोनॉमी जो है इन इक्विलिब्रियम पे चल रही है और देखिए आप भी इकोनॉमी का पार्ट हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए भी कल को नुकसान होगा। तो उनको समझा बुझाकर और प्रेशर डालकर करा जाता है कि आप किसी भी तरीके से लोन की अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर कम करें। तो मॉरल सिचुएशन जो है वो बढ़ा दिया जाता है और उनको एनकरेज करा जाता है इस बात के लिए कि आप लोन कम दीजिए। डिफ्लेशन के केस में उल्टा,
मॉरल सुएशन का इस्तेमाल करके उनको ये समझाया जाता है, प्रेशराइज करा जाता है या परसुएड करा जाता है कि आप लोन की जो एनकरेजमेंट है लोगों में बढ़ाइए, यानी लोगों को एनकरेज कीजिए, लोगों को अपनी तरफ कॉल कीजिए कि लोग आए और लोन लें। ठीक है जी। लास्ट है हमारे पास सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें क्या है कि क्योंकि हम इन्फ्लेशन के केस में यही चाहते हैं कि लोगों को लोन कम मिले, क्योंकि लोगों के पास पहले से ही पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो लोगों के पास लोन की अवेलेबिलिटी कम हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है ऐसे केस में, कंट्रोल मैकेनिज्म लगा देती है कि भाई आप इतने लाख रुपए तक का ही लोन ले सकते हो, और जिनका सैलरी इतना है वो इतने तक ही ले सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए यही लोन मिलेगा। तो कलेक्टिवली कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म लगा देगी, लोन की कैटेगरीज बना देगी, कैपिंग कर देगी कि भाई इतने तक ही लोन मिलेगा, इस ये पर्टिकुलर पहले आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये जो कंट्रोल चीजें हैं इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा, इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए, और यही हम इन्फ्लेशन के केस में चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली वैसा वर्सा डिफ्लेशन में होगा। हम यहाँ पर जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है इन मैकेनिज्म को थोड़ा सा कम करेंगे, ताकि लोन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए और लोग अपनी डिमांड बढ़ा पाए। तो डियर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग बा क्लासेस।